हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केवल दो लिटरेरी टर्म करेंगे जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये जो टर्म है इससे क्या पता लग रहा है? थिएटर ऑफ एब्सर्ड मींस ये प्लेस से रिलेटेड है। प्लेस को काफी तरह से लिखा जाता रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसी तरह से प्लेस को एक अलग तरह से लिखा गया 1940 और 60 के दौरान। ये प्लेस जिस तरह से लिखे गए, अगर हम आज ने पढ़े बिल्कुल बोरिंग लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आखिर इन्हें लिखा क्यों गया। लेकिन उस समय जब इन्हें थिएटर में परफॉर्म करा गया तो लोगों का ध्यान खींचा, पॉपुलर भी हुए। तो ये खास कंडीशन थी कि उस समय ये पॉपुलर हुए, उन्हें लिखा गया 1940 और 60 के दौरान। 1940 का वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। हर तरफ लड़ाई थी, मारकाट चल रही थी। तो उस समय जो एक लड़ाई थी वो थी एग्जिस्टेंस की, अस्तित्ववाद की। हमें जीना है, कैसे भी जीना है। लोग परेशान हैं, लेकिन एक तरह से उनके अंदर एक एग्जिस्टेंस का जो है एक जुनून था कि हमें जीना है। तो जो कंडीशंस थी वो बड़ी एब्सर्ड थी, बेतुकापन थी। आदमी आदमी को मार रहा है, तो एक एब्सर्ड कंडीशंस थी, बेतुकापन, भद्दापन जिसे कहेंगे। तो ये जो कंडीशन थी इसकी वजह से जो है एक खास तरीके का पैटर्न उत्पन्न हुआ और ये पॉपुलर हुए, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात करें तो इन्हें कहा गया एंटी प्लेस, क्योंकि ये जो पहले प्लेस लिखे जाते रहे उनसे बिल्कुल अलग थे। पहले देखते हैं इन थिएटर का जो टर्म है, मार्टिन एसलिन, इन्होंने ये टर्म कॉइन करा था, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये पूरी बुक पब्लिश करी थी और इस बुक का नाम ही जो था वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड था। तो ये टर्म जो है ये कॉइन भी मार्टिन एसलिन ने लिखा था और पूरी ये जो था शब्द ये पूरी बुक का नाम था। इसमें उन्होंने एक फ्रेज लिखी है, आउट ऑफ हार्मनी विद रीजन और प्रॉपर्टी। ये जो प्लेस हैं इनमें ना रीजन होता है ना कोई लॉजिक होता है, इलॉजिकल, कोई इनमें लॉजिक नहीं मिलेगा। बेतुकापन, अर्थहीनता, एब्सर्ड का है तो बेतुकापन और अर्थहीनता इनमें हमें मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको बतलाऊंगा। अगर हम बात करें ये जो प्लेस जो थे ये खास कंडीशन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है और उसके दौरान पब्लिश जो है पॉपुलर हुए, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। एल्बर्ट कैमस एक राइटर हैं, उन्होंने एक ऐसे लिखा, द मिथ ऑफ सिसिपस। द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में पब्लिश हुआ था। मिथ, मिथ होता है किवदंती, कहानी। सिसिफस एक करेक्टर का नाम है, ग्रीक करेक्टर। ये जो ग्रीक करेक्टर था एक ऐसा कार्य कर रहा था जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं था। एक पत्थर को लेकर जाता था और वो लुढ़क के आया था, फिर उसे लेके जाता था। तो इस मिथ ऑफ सिसिफस के द्वारा उन्होंने जो ये एब्सर्ड प्लेस थे इनकी फिलॉसफी को बतलाया था कि ये जो प्लेस होते हैं ये क्या बतलाते हैं हमारे अंदर जो एक एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। हमें अजीब सा लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। हमें जीवन से हम परेशान है लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं। उस खास कंडीशन को इन एब्सर्ड प्लेस में, बेतुकापन प्लेस कहें तो, अजीब प्लेस में दिखाया गया था। अगर हम बात करें एब्सर्ड प्लेस तो ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर नैरेटिव जो कहानी का जो पारंपरिक तरीका होता है ना, कि कहानी सुनाई जाती है, शुरुआत होती है और यहाँ पे आके खत्म हो गई, एक दो प्लॉट और होते हैं और वो आगे आके खत्म हो जाती है। इनमें इस तरह से नहीं होता, बिल्कुल अलग होते हैं ये। डायलॉग, डायलॉग इनके बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, जो हम पारंपरिक तौर पे बोलते हैं उससे अलग होंगे। कुछ अजीब अजीब मुहावरे होंगे जिनका जो है हमें लगेगा ये कैसे बोला, इनका कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, तो वो मुहावरे होंगे। करेक्टर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप करेक्टर है कोई तो उसका डेवलपमेंट होता है, या चलो डेवलप नहीं हो रहा तो कम से कम ऐसे ही रहे। लेकिन इनमें कुछ नहीं होता, करेक्टर सेम के सेम रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि करेक्टर के कुछ जो है पेज हिला हुआ है। और अगर हम कहें तो इनके जो प्लॉट्स होते हैं साइकिलिकल होते हैं, फ्रेगमेंटेड मींस कहानी शुरू हुई यहाँ से, पता लगा यहीं पे आके खत्म हो गई। या फिर हो सकता है कहानी आगे बढ़ी भी तो टुकड़ों में बढ़े, पता लगा फिर पीछे से पहुंच गई। तो इनमें कोई जो ट्रेडिशनल प्लेस होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसका इसका अगर हम बात करें तो इनकी लैंग्वेज अलग होती है, जो नॉर्मल प्लेस होती है उनसे अलग होती है। होता सब वैसे ही है, लिखा वैसे ही होता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि कुछ अलग ही है। जो डायलॉग्स हैं वो अलग तरीके के यूज करे गए हैं।
अगर हम बात करें तो करेक्टर्स होते हैं वो क्लीशे में बोलते हैं। क्लीशे होता है दकियानुसी मुहावरा, जो मुहावरा बोला जाता है, जो लॉजिकल मुहावरा, वो ना बोल के कुछ अलग तरीके की लैंग्वेज यूज करेंगे। दूसरा, मेक पन्स, पन बहुत होगा इसमें, जोक्स होंगे। जोक्स वो नहीं आपको हंसी आए, अजीब से जोक होंगे। मान लो किसी की टांग टूटी हुई है, ठीक है, तो उसका मजाक उड़ाया, उसको जो है कुछ और कहा, तो पन होंगे। रिपीट देमसेल्व्स, जो बातें कहेंगे वो रिपीट करेंगे, एक ही चीज को 4 बार कहेंगे, 5 बार कहेंगे। एक चीज कही, उसके बाद में पता लगा अगले पेज पे फिर वही चीज कह दी सेम। तो रिपीट होते हैं इनके डायलॉग्स। नॉनसेंसिकल डायलॉग्स, कोई लॉजिक नहीं हुआ डायलॉग्स में। ये जो चीजें बतलाती हैं, ये बतलाती हैं कि जो लाइफ है उसमें एब्सर्डिटी है, बेतुकापन है, भद्दापन है और कंफ्यूजन है। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। तो एक अस्तित्व की जो लड़ाई हम लड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो उस एब्सर्डिटी को इन प्लेस के द्वारा कुछ ज्यादा ही करके दिखाया गया, क्योंकि उस समय 40 और 60 के दौरान वो कंडीशन ही ऐसी थी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। सैमुअल बैकेट ने लिखा था वेटिंग फॉर गॉडर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लिखा था एंड गेम। वेटिंग फॉर गॉडर्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजीन आइनेस्को, इन्होंने लिखा था द बार्ड, सोप्रानो और राइनोसोरस। दूसरा हैरोल्ड पिंटर, द बर्थडे पार्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटिंग फॉर गॉडर्ट और बर्थडे पार्टी, इसकी समरी आप जरूर देख लेना। अगर आप नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो समरी थोड़ा जरूर देख लेना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। वेटिंग फॉर गॉडर्ट, इसको सैमुअल बेकेट ने लिखा था, और इसमें जो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें लिखेगा एक एग्जिस्टेंस की कहानी है, अस्तित्ववाद की। लेकिन पूरी जो कंडीशन है प्लीज, आप पढ़ने बैठो तो हमें एक अजीब लगेगा, एक मूर्खतापन, एक बेतुकापन लगेगा हमें। तो ये पूरा एब्सर्ड प्ले है। इसमें जो है दो मेन कैरेक्टर्स हैं, वेल्देमिर और एस्ट्रगन। इसके अलावा 2-3 कैरेक्टर्स और हैं। ये वेल्देमिर और एस्ट्रगन ने, ये किसी का इंतजार देख रहे हैं, जिसका इंतजार देख रहे हैं उसका नाम है गॉडट, वेटिंग फॉर गॉडट। ये जो गॉडेट है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसके बारे में बात करें वो ऐसा है ऐसा है, अब आएगा, लेकिन वो आता नहीं है। पहला एक्ट खत्म हो जाता है, एक दूसरा जना आता है, इंतजार करते रहते हैं। और जिस तरह से बातें करते हैं ऐसा लग रहा है जैसे इनके जो है दिमाग के पेच हिले हुए हैं। प्ले जो है जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। इंतजार कर रहे थे, जब प्ले ओपन होता है तो इंतजार कर रहे थे गॉडेट का, और जब खत्म होता है तो भी ये गॉडेट का इंतजार ही कर रहे होते हैं। तो एक तरह से पूरा एब्सर्ड प्ले है, बेतुकापन। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसडेंटलिज्म। ये जो ट्रांसडेंटलिज्म है अगर मैं कहूं तो बहुत आसान है, नेट के हिसाब से ये है इंपॉर्टेंट, बाकी टीजीटी पीजीटी के हिसाब से इतना नहीं कहूंगा, लेकिन आप समझ जाओगे। ट्रांसडेंटलिज्म को इतना समझो कि इसे हम कहेंगे अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद जो है ये अमेरिका में डेवलप हुआ था, और जो बाकी फिलॉसफी थी पूरी दुनिया की, इंडियन फिलॉसफी और अलग अलग जगह की, उनसे प्रभावित था। अध्यात्मवाद की अगर हम बात करें तो ये जो रोमांटिक मूवमेंट थी, इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट थी, जिसको मेन पीबी शैले, वर्ड्सवर्थ थे, उससे प्रभावित था। और ये जो था रोमैन ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी शुरुआत हुई थी। ये टर्म जो है ट्रांसेंडेंटलिज्म, इसको कॉइन करा था इमैनुअल कैंट ने। एक जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कैंट ने इसे कॉइन करा था, लेकिन इसको पूरी फिलॉसफी जो दी थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में इसको मिली थी, और वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करें तो अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो होता है सेल्फ, आत्मविश्वास, मीन्स आपको जो है आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है, आप जो है प्रकृति से जुड़े हुए हो, प्रकृति से जुड़े हुए हो, तो प्रकृति से जुड़े हुए हो और सेल्फ, ये दो चीजें जो होती है ट्रांसडेंटलिज्म का एक मेन मकसद, एक मेन कहें विचार होता है। अगर ट्रांसडेंटलिज्म की बात करें तो इसमें जोर दिया जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस पे जोर दो, जो अनुभव है, जो बाहरी चीजें हैं, मैटेरियलिज्म, उस पर ध्यान मत दो। इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप पे जो है कहें तो एक अपने आप पे देखो, अपने आप के अंदर झांको। मैटेरियलिज्म से दूर जाओ, जो ये मैटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, इससे दूर जाओ। तो शॉर्ट में है अध्यात्मवाद। इसकी शुरुआत किसने करी थी, बस इतना ध्यान रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत किसने करी थी तो रैल्फ वाल्डो इमर्सन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ट्रांसडेंटलिज्म। इन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी शुरुआत करी, और इन्होंने एक ऐसे लिखा था नेचर।
अब नेचर से समझ जाओ, ट्रांसेंडेंटलिज्म के दो मेन चीजें होती हैं। एक तो था सेल्फ, आप अपने आप पे विश्वास करो। भाई आप अध्यात्म कैसे लाओगे? खुद से ही तो लाओगे। तो सेल्फ पे जोर दिया जाता। और अध्यात्म कैसे आता है? जब आप प्रकृति से जुड़े हो, जब आप जो शोर शराबा उससे दूर जाओ, प्रकृति से जुड़े हो। तो नेचर नाम से उन्होंने एक ऐसे लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था सेल्फ रिलायंस। एक पॉइंट था ट्रस्ट दाई सेल्फ, अपने आप पे विश्वास करो। एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयरन स्ट्रिंग, हर एक हार्ट जो है उसके अंदर जो है एक सुर झलकता है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इमर्सन ने जो एक थ्योरी दी कि ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है वो इस तरह से होता है। बाद में इसको प्रैक्टिकल तौर पे लाइफ में जिसने अपनाया, लाइफ में प्रैक्टिस करा, वो होता है हेनरी डेविड थॉरियो। इमर्सन ने एक थ्योरी दी लेकिन इसे फॉलो नहीं करा, वो शहर में ही रहते थे। हेनरी डेविड थॉरियो जो थे, राइटर थे, वो बकायदा प्रकृति के बीच में रहे। एक जगह थी, प्रकृति गांव समझ लो, वहां पे एक तालाब था, उसके किनारे रहे और वहां पे उन्होंने एक बुक लिखी, वॉल्डन। वहां पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे कि प्रकृति के बीच में जब मैं रहता हूं तो मैं कैसा अनुभव करता हूं। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म को जिसने प्रैक्टिस करा वो थे हेनरी डेविड थॉरियो। एक मैगजीन है और एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार, द डायल। इमर्सन और मार्गरेट फलर ने ये मैगजीन जो है पब्लिश करी थी। इसमें जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर्स थे उनके व्यूज पब्लिश होते थे। तो ये मैगजीन में ज्यादातर जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर्स है जितने भी थे उनके व्यूज थे। स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट का एक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हेनरी डेविड थोरियो, उन्होंने फॉलो करा और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे लिखा था, रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। इस ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट कोई जाति करती है तो आप कैसे गवर्नमेंट का विरोध करो, अहिंसात्मक तौर पर लड़ो मत, अहिंसात्मक तौर पर विरोध करो। ये ऐसे बहुत पॉपुलर हुआ, गांधी जी ने पढ़ा और गांधी जी ने इस ऐसे को अपनी लाइफ में अपनाया। अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने मूवमेंट शुरू करी उसको उन्होंने इसी ऐसे का आधार बनाया था। तो महात्मा गांधी ने जो थे वो हेनरी डेविड थोरियो का जो ऐसे था रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट उससे प्रभावित थे। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये जूनियर लिखा हुआ है, एक मार्टिन लूथर दूसरे थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट की जो है एक तरह से मजबूत करा था। प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट चर्च होता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये एक तरह से कहें तो अश्वेत जो अफ्रीकन थे उनके जो हक थे उनकी बात करते थे कि उनको बराबर के राइट्स मिले। तो बिल्कुल अहिंसात्मक तौर पे उन्होंने अमेरिका में एक सरकार के खिलाफ बात रखी। तो ये भी हेनरी डेविड थोरियो के इस ऐसे से प्रभावित थे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के साथ में से खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।